गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th का रिवीजन बैच है। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 4 की प्रॉब्लम्स। तो इसमें प्रॉब्लम्स का लेक्चर नंबर 4 होगा और इसमें ज़्यादातर थ्योरी की प्रॉब्लम्स हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो शॉर्ट हम लोग कर लेते हैं, बाकी जो ना है उसको पूछ लो। पेज नंबर कितना है? 135। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन तो वही है जो पिछले चैप्टर में था, पिछले टॉपिक में था। रिवीजन चैप्टर 4। प्रॉब्लम्स का लेक्चर 4। ठीक है। किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? इनसाइड द कंडक्टर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। कैपिटल आई ले लो, स्मॉल आई ले लो। याद आया? लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। और अंदर क्या बताया था हमने? ये इनसाइड नहीं है, ये तो आउटसाइड है। इनसाइड के लिए क्या बताया था हमने? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई एक्स अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। ये कंडक्टर के अंदर पिछले टॉपिक में था, तो ये कंडक्टर के अंदर हो गया मैग्नेटिक फील्ड। और आउटसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। याद आया? तो पहला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, रेडियस ए दी गई है इसमें, कैरीज अ स्टेडी करेंट आई। स्टेडी का मतलब हो गया डीसी, मतलब ना वैल्यू चेंज हो रही है ना डायरेक्शन। ठीक है। जब हम स्टेडी करेंट कहते हैं, स्टेडी करेंट, दैट मीन्स डीसी। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस a/2 above the surface of the wire to that a point distance a/2 below the surface। अब जैसे सरफेस है ये कंडक्टर मान लो। ठीक है। ये एक्सिस हो गई। रेडियस कितनी है? a। ठीक है ना। ये कंडक्टर हो गया। बीच वाली लाइन क्या है? एक्सिस। बीच वाली लाइन क्या है? एक्सिस। ठीक है ना। अब हमसे कहाँ पूछा है? यहाँ पे a/2 p, a/2 ये डिस्टेंस a/2 p पे पूछा है, और ये q बिलो द सरफेस a/2। ठीक है। तो ये बाहर हो गया और वो अंदर हो गया। देखिए, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस a/2 above the surface of the wire to that at a point distant a/2 below its surface। ठीक है। सुने, तो पहले P पे निकालो। P का मतलब आउटसाइड, P का मतलब, तो X ये क्या लिख देंगे? a/2। ठीक है। अच्छा, ये है, इसको B1 लिखना पड़ेगा हमें। इसको क्या लिखना पड़ेगा? B1। R डिस्टेंस होती है। R क्या होती है? डिस्टेंस। तो P पे जब निकालेंगे तो ये आउटसाइड हो जाएगा।
और Q पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इनसाइड। इसको B2 डाल दो तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन A/2, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन A/2। ठीक है, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 2 से 2 कट गया, पाई A, ये आया है। ये कहाँ आया है, P पे, आउटसाइड। अब अंदर निकालना है हमें, कहाँ निकालना है, अंदर। तो जो बाहर, बुक नहीं लाए हो, तो जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर है उसका क्या पूछा है, रेशियो। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई, एक्स यह क्या लिखेंगे, A/2, A/2। और ये रेडियस का काम करेगा, किसका काम करेगा, रेडियस का, अपॉन A²। कितना आ जाएगा ये, 2 नीचे आ जाएगा, 1 काट दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई A। ठीक है, डिवाइड कर दो, B1 अपॉन B2, यही पूछा रेशियो, म्यू नॉट आई अपॉन पाई A, 4 पाई A डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई, 4:1। क्या रेशियो हो गया, 4:1। समझ गए, नोट करें। ए, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए। कैसे किया गया, समझ आया, नहीं जान पाए, अरे बाहर पूछा मैग्नेटिक फील्ड और अंदर पूछा है, 2 जगह पूछा, बाहर और अंदर। ठीक है, ये तो 4:3 आ रहा है आंसर में ना। 1 मिनट, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये मिस्टेक हो रही है, क्योंकि हम जो डिस्टेंस लेंगे, सुनो, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। जो हम डिस्टेंस लेंगे P पॉइंट की, वो कहाँ से लेंगे, एक्सिस से। क्या चाहिए, 2 में से एक ओपन है यार, प्रोविजन है। जो डिस्टेंस लेंगे हम लोग एक्सिस से, जब P पॉइंट पे निकालेंगे, देखो मिस्टेक हो रही है, मेन पॉइंट है। तो जब हम डिस्टेंस लेंगे पॉइंट P की, तो कहाँ से लेंगे, एक्सिस से। कहाँ से लेना पड़ेगा, एक्सिस से। तो R की जगह हम लोग क्या लेंगे, 3A/2। कहाँ से डिस्टेंस ली जाएगी, एक्सिस से। समझ गए, जब इंटरनल पॉइंट पे निकालेंगे तो भी एक्सिस से, और जब एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालेंगे तो भी एक्सिस से। तो R की जगह यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 3A/2, 3A/2। R की जगह क्या लेंगे, 3A/2। नहीं समझे, जब हम एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालेंगे तो भी डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, एक्सिस से, और जब इंटरनल पॉइंट पे निकालेंगे तो भी एक्सिस से। तो 3A/2 अपॉन में क्या रहेगा, 3, 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ गया। तो ये हो गया पाई A कट गया, ये कट गया, यानी 4/3। क्या आंसर आया, 4/3। नोट करें, कोई दिक्कत, ये दोबारा क्वेश्चन आया है, एक बार पहले आ चुका है। ठीक है, ये कंडक्ट इसी और लास्ट टर्न पे आया था। तो ये कंडक्टर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये कंडक्टर के अंदर। आर कर लो, आर वो डिस्टेंस है, आर ध्यान रखना डिस्टेंस है, और ए क्या है उसकी, रेडियस। तो ये कंडक्टर के बाहर और ये कंडक्टर के अंदर। चला पेन, क्वेश्चन नंबर 2. The coil of a moving coil galvanometer is wound
ओवर अ मेटल फ्रेम इन ऑर्डर टू। आपको याद होगा जब हम लोगों ने एमसीजी पढ़ा था मेन बैच में भी, अभी रिवीजन बैच में भी, तो आपको बताया था कि जो कॉपर वायर की वाइंडिंग की जाती है वो एल्युमिनियम फ्रेम के ऊपर, किसके ऊपर की जाती है? बीच में क्या होता है आपका? एक सॉफ्ट आयरन कोर। इसके ऊपर ये एल्युमिनियम का क्या होता है? फ्रेम। इसके ऊपर कॉपर वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं ये पूछा है। तो देखिए एल्युमिनियम ना पैरा है ना फेरो है, ना पैरा है ना फेरो है। ठीक है, मटेरियल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, डाया, पैरा, फेरो। तो एल्युमिनियम किस में आता है? डाया में। घर पे पढ़ लिया करो, पहले सुन लो। घर पे नहीं पढ़, ट्राई करके आओ। जब घर पे ट्राई करके आओ तो पहले सुन लो। आज तो तुम तो कुछ छूते नहीं फिजिक्स घर पे। तो एल्युमिनियम जो है वो डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, जो मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस होता है, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस, वो पैरा और फेरो में होता है। किस में होता है? मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस होता क्या है? एक तरीके से आप कह सकते हो मैग्नेटिक फ्रिक्शन। मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस का मतलब होता है मैग्नेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जब हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं, डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो वो मटेरियल उसको मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का अपोज करता है। अपोज करने की प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टेरिसिस। क्या कहते हैं? हिस्टेरिसिस। जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारे चलने का अपोज कौन करता है? फ्रिक्शन। कौन करता है? ठीक है, अगर हम मान लेते हैं टुवर्ड्स राइट जाएंगे तो भी फ्रिक्शन हमारे चलने का अपोज करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट आएंगे तो भी फ्रिक्शन हमारे चलने का क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, जैसे किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो करंट के फ्लो होने का अपोज कौन करता है? रेजिस्टेंस। नहीं समझे? तो जो काम रेजिस्टेंस का होता है, फ्रिक्शन का होता है, वही काम मैग्नेट में किसका होता है? हिस्टेरिसिस का। किसका होता है? हिस्टेरिसिस। ठीक है, हिस्टेरिसिस का मतलब हो गया मैग्नेटिक रेजिस्टेंस। एक तरीके से समझो, हिस्टेरिसिस का मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक रेजिस्टेंस। यानी हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करेंगे तो हिस्टेरिसिस क्या करेगा? उसका अपोज करेगा। डीमैग्नेटाइज करेंगे तो भी उसका अपोज करेगा। समझ गए? लेकिन ये जो हिस्टेरिसिस है ये केवल किस में होता है? पैरा में और फेरो में। किस में होता है? पैरा में और फेरो में। और एल्युमिनियम क्या है? डाया, यानी इसमें हिस्टेरिसिस नहीं होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए गलत, रिड्यूस हिस्टेरिसिस। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो जो कॉइल होती है जिसके ऊपर कॉइल कोई वाइंडिंग की जाती है वो किसकी होती है? एल्युमिनियम की। ठीक है, पेज पलट के देख लो, एमसीजी में बताया था एल्युमिनियम फ्रेम के ऊपर वायर। ठीक है, तुम बेटा अगले साल देख लेना, क्योंकि 2 बार पढ़ा चुके हैं, एक बार मेन बैच में, एक बार रिवीजन बैच में। पढ़ा तो होगा नहीं एमसीजी? अब कब पढ़ लोगे? अब तुम 4 मार्च के बाद पढ़ना, 11 मार्च के बाद टाइम मिलेगा ना 2-3 महीने का। तो हिस्टेरिसिस है नहीं, सेंसिटिविटी है नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है नहीं, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब फिर वही चीज़, फ्रिक्शन। लेकिन कौन सा फ्रिक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, सुनिए, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं? फोर्स, तो क्या प्रोड्यूस होता है? लीनियर एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस होता है? यानी लीनियर एक्सेलरेशन क्या करता है? उस बॉडी की वेलोसिटी को बढ़ाता है। ये कब होता है? जब हम फोर्स लगाते हैं। और जब हम किसी बॉडी पे क्या लगाते हैं? टॉर्क। क्या लगाते हैं? टॉर्क। तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या करता है? बॉडी को तेजी से घुमाता है। जैसे ये लीनियर वेलोसिटी को बढ़ाता है, ये किसको बढ़ाता है? एंगुलर वेलोसिटी को। ठीक है, जब कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं
तो उस पर टॉर्क लगता है, फोर्स कपल, मोमेंट ऑफ फोर्स कपल को ही तो टॉर्क कहते हैं। तो उसके कारण क्या प्रोड्यूस होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस होता है, समझ गए, जो कि कॉइल को बहुत तेजी से झटके में घुमाता है, और हम चाहते हैं कॉइल झटके में ना घूमे। तो फिर हम क्या यूज करेंगे, कोई ना कोई फ्रिक्शन, ताकि उसके एक्सेलरेशन को वो क्या करे, कंट्रोल करे। ठीक है, हम लोग क्या यूज करते हैं, एल्युमिनियम फ्रेम। तो जो आपको पता है, जब हम किसी भी कॉइल में करंट फ्लो करते हैं किसी मेटल में, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाती है, इंड्यूस करंट। क्या प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम एडी करंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वो क्या करता है कि डैम्पिंग का काम करता है, फ्रिक्शन का। यानी जो कॉइल झटके से घूमनी चाहिए, वो झटके से ना घुमा के कैसे घुमाता है, धीरे धीरे, यानी उसके एक्सेलरेशन को कंट्रोल करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्प। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहते हैं तो उसका मतलब जानते हैं, इंड्यूस करंट यानी एडी करंट्स। आप जानते हैं जब भी किसी मेटालिक पीस को हम कहाँ रखते हैं, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ रखते हैं, तो उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाती है बहुत सारी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट, सर्कुलर। ठीक है, तो हिस्टेरिसिस क्यों नहीं है इसमें, समझ आया, क्योंकि हिस्टेरिसिस किस में होता है, पैरा में या फेरो में। हिस्टेरिसिस किस में होता है, पैरा में या फेरो में। ठीक है, सेंसिटिविटी से मतलब नहीं है। सेंसिटिविटी कब चेंज होती है, सेंसिटिविटी फार्मूला क्या बताया था, NAB/C। इनमें से कोई चीज चेंज हो तब सेंसिटिविटी चेंज। ये कौन सी सेंसिटिविटी है, अच्छा कुछ नहीं याद है, वेरी गुड, जिसकी प्रॉब्लम कर रहे हो। तो दो सेंसिटिविटी हमने बताई थी, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी होती है phi/I। करंट सेंसिटिविटी phi/, जो चैप्टर की थ्योरी अभी पढ़ाई गई है, अभी तुरंत। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, phi/I। अगर I करंट के द्वारा कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, phi, तो पर यूनिट करंट के द्वारा phi/I। अगर I करंट के द्वारा कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, phi, तो पर यूनिट करंट के द्वारा phi/I। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं, पढ़ो, पेज पलटो, डेफिनेशन पढ़ो। थ्योरी कॉपी लाए हो जो अभी मतलब बना कराई है, पढ़ो डेफिनेशन। अभी 3 टर्न पहले पढ़ाया गया है। MCG के तुरंत बाद पर यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन अ गैलोरीमीटर बाय पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। तो I करंट के द्वारा कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, phi, तो पर यूनिट करंट के द्वारा phi/I। इसी को क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। और phi के फार्मूला होता है NABI/C। तो I से I कट जाता है, NABI/C, ये हो गया करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, तो मेटल फ्रेम क्यों यूज करते हैं, प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक है, हिस्टेरिसिस हो नहीं सकता, सेंसिटिविटी हो नहीं सकती, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो नहीं सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का मतलब क्या हो गया, इंड्यूस करंट के द्वारा उसके एक्सेलरेशन को क्या करना, कंट्रोल करना, ताकि वो झटके में ना घूमे। क्वेश्चन नंबर 3। अब तुम्हें सेंसिटिविटी पता ही नहीं है तो उसमें क्वेश्चन क्या करोगे तुम, क्या जान कैसे गए, घर से जो पढ़ के जो चैप्टर चल रहा है उसको तुम नहीं फार्मूले पता है। तीसरा,
द करेंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इंक्रीज्ड बाई 20%. If its resistance also increases by 25%, the voltage sensitivity will. अभी हमने आपको बताया करंट सेंसिटिविटी SI क्या होता है, NAB/C, और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, NAB/CR. यानी हम क्या कह सकते हैं इसको, SI/R. ठीक है, चलो अभी देख लेंगे. NAB/C की जगह क्या लिख देंगे, SI/R. ठीक है. करंट सेंसिटिविटी कितने परसेंट बढ़ा रहे हैं, 20%. और रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं, 25%. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितने परसेंट का चेंज होगा. सुनो, करंट सेंसिटिविटी बढ़ा रहे हैं 20%. कितने बढ़ा रहे हैं, 20%. यानी SI का 20%, यानी कितना आ गया, 0.2 SI. ठीक है. यानी फाइनल SI कितना हो गया, फाइनल वैल्यू कितनी हो गई SI की, 1.2 SI. इतनी बढ़ रही है, SI पहले से थी, तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, SI प्लस 0.2 SI, यानी 1.2 SI. ठीक है, ये फाइनल वैल्यू हो गई. रेजिस्टेंस कितने परसेंट बढ़ा रहे हैं, 25%. कितने परसेंट, 25%. कितना बढ़ेगा, 0.25, यानी फाइनल वैल्यू कितनी हो गई. R पहले से था, 0.25 R बढ़ गया. तुम्हें लग रहा होगा चाइनीज बोल रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि तुम्हें तो फिजिक्स की स्पेलिंग भी नहीं पता है. 0.25 R, तो ये हो गया 1.25 R. तो पहले सेंसिटिविटी कितनी थी, SI 20% बढ़ा दिया, अब कितनी हो गई, 1.2 SI. ठीक है. पहले रेजिस्टेंस कितना था, R, अब कितना हो गया, 1, क्योंकि 25% बढ़ा दिया, तो फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, 1.25 R. तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ा रहे हैं 20%, और रेजिस्टेंस कितने परसेंट बढ़ा रहे हैं, 25%. ठीक है. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में कितना चेंज होगा ये पूछा है. नया SV निकाल लो. तो SI की जगह क्या लिखोगे, 1.2 SI, और R की जगह क्या लिखोगे, 1.25 R. क्लियर. यानी ये कितना आ गया, 120 डिवाइडेड बाई 120. SI की अपॉन R की जगह क्या लिख लो, SV. तो जहां पे SI था वहां पे क्या लिखा, 1.2 SI. ठीक है, क्योंकि पहले SI था, बाद में 20% बढ़ गया, तो कितना हो गया, यानी ये किसका काम कर रहा है, SI डैश, और ये किसका काम कर रहा है, R डैश. तो SV डैश क्या हो जाएगा, SI डैश अपॉन R डैश. पहले क्या था, SV इक्वल टू SI अपॉन R, बाद में कितना हो गया, SI डैश अपॉन R डैश. करंट सेंसिटिविटी कितने परसेंट बढ़ा रहे हैं, 20%. रेजिस्टेंस 25%. तो नया SI कितना हो गया, 1.2 SI, और नया R कितना हो गया, 120 SI डिवाइडेड बाई 125 R, 24/25. और SI अपॉन R की जगह क्या लिख दो, SV. तो बढ़ा कि घटा, घट गया, क्योंकि कम हो गया. पहले SV था, अब कितना हो गया, 24/25 SV. घटा, कितने परसेंट घटा, परसेंटेज डिक्रीमेंट. कैसे निकालते हैं, डिक्रीमेंट अपॉन इनिशियल
इंटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीमेंट कैसे निकाला जाता है? डिक्रीमेंट अपॉन इनिशियल इंटू 100। अगर इंक्रीज होता है तो परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालते हैं, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे निकाला जाता है? इंक्रीमेंट अपॉन इनिशियल इंटू 100। परसेंटेज चेंज कैसे, विंडो बंद कराओ, ऐसे उड़का दो। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। ठीक है, डिक्रीमेंट कितना हो गया? पहले था एस वी, बाद में हो गया एस वी डैश। तो पहले कितना था? एस वी, बाद में कितना हो गया? एस वी डैश, डिवाइडेड बाई एस वी इंटू 100। ठीक है, एस वी डैश की जगह क्या लिखोगे? 24/25 अपॉन एस वी इंटू 100। एस वी कॉमन लेके कैंसिल कर दो। 1 माइनस 24/25 कितना आ जाएगा? 1/25। नहीं जान पाओगे। वन अपॉन 25 इंटू 100, 4%, यानी कितना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा? 4%। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करें जल्दी। देखें, फोर्थ, two wires of the same length are shaped into a square of side A, circle of radius R. They carry same current. The ratio of their magnetic moment. मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? M इक्वल टू NIA। ठीक है, क्या हो गया? स्मॉल m। तो सेम लेंथ के हैं, एक वायर से हम क्या बना रहे हैं? स्क्वायर, और दूसरे वायर से क्या बना रहे हैं? सर्कल ऑफ रेडियस ए है, आर नहीं है, ए है, नहीं आर होगा, अलग अलग होगा ना। ठीक है, सुनो, तो एल लेंथ मान लेते हैं वायर की, कितनी मान लेते हैं? एल। तो एक से क्या बनाया? स्क्वायर। स्क्वायर की टोटल लेंथ कितनी होगी? 4a हो जाएगी, यानी L इक्वल टू 4a। और एक से क्या बनाया? सर्कल, कितनी रेडियस का? R रेडियस का। करंट दोनों में क्या है? सेम। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हो गई? 2πr, और जो लेंथ इस वायर की वही लेंथ इस वायर, सेम लेंथ के ना दोनों, 2πr। दोनों को इक्वल कर दो, यानी 2πr इक्वल टू 4a। समझ गए? यानी r की जगह क्या आ गया? 2a अपॉन पाई। नहीं समझे? अब दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो पूछा है। m इक्वल टू m1 ia, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 1 ia। की जगह क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। ये स्क्वायर के लिए, स्क्वायर का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर। और एन की जगह 1 क्यों ले लिया? समझ आया? क्योंकि ए की तो टर्न है। m2 कितना हो जाएगा? 1 i a, ये a1 था और ये a2। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग? 2a अपॉन पाई, आई इंटू पाई, और ये हो जाएगा 2a
अपॉन पाई का होल स्क्वायर, 2a अपॉन पाई का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, एक पाई कट जाएगा, क्या आ गया 4a स्क्वायर अपॉन पाई, डिवाइड कर दो m1 अपॉन m2, तो पाई a स्क्वायर इंटू आई ए स्क्वायर इंटू ये कहाँ जाएगा ऊपर, i इंटू 4a स्क्वायर, तो आई ए स्क्वायर से आई ए स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, आई से आई कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, यानी कितना आंसर आ गया पाई बाई 4। नोट करें, दो वायर हैं, दोनों की लेंथ क्या है सेम, एक से क्या बनाया गया स्क्वायर और दूसरे से सर्कल, करंट दोनों में सेम है, करंट दोनों में सेम है, क्लियर। करंट दोनों में सेम है, तो ये किसके लिए है स्क्वायर के लिए, और ये किसके लिए सर्कल, स्क्वायर और ये सर्कल। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, थ्री वायर्स, थ्री infinitely long parallel straight current carrying wires A, B and C are kept at equal distance from each other as shown in the figure. The wire C experiences net force F. The net force on the wire C when the current in wire A is reversed. ठीक है, तो A में कितनी करंट है 2I और बाकी दोनों में II। सुनो, ए पे कितना फोर्स लग रहा है, बी पे कितना फोर्स लग रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल किससे सी से। इसमें कितनी करंट है 2I, इसमें I, इसमें I, ठीक है। तो आपको पता है जब करंट सेम डायरेक्शन में होती है तो उनके बीच क्या लगता है अट्रैक्शन फोर्स, नहीं पता है, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्सन फोर्स। तो ए सी को अपनी ओर खींचेगा और जो बी है वो भी सी को अपनी ओर खींचेगा, यानी दोनों कहाँ हो गए सेम डायरेक्शन में। नहीं समझे, F1 ए द्वारा किस पे लग रहा है सी पर, और F2 ए द्वारा किस पे बी द्वारा किस पे लग रहा है सी पे, ठीक है। ए पे कितना फोर्स लग रहा है, बी पे कितना फोर्स लग रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है r, ये डिस्टेंस कितनी है r, ठीक। तो पहले F1 निकालो, फोर्स ऑन C वायर C बाई वायर A कितना हो जाएगा F1 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L, L लेंथ पे निकाले ना हम लोग, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 की जगह 2I, I2 की जगह I अपॉन 2R इंटू L, L लेंथ पे निकाले हम लोग, यानी कितना आ गया आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I स्क्वायर अपॉन R L, ठीक है। अब क्या कहने हैं, फोर्स ऑन वायर C फोर्स ऑन वायर C बाई वायर B। पहले हमने C पे फोर्स निकाला किसके कारण, A के कारण, कुछ समझ आ रहा है। फिर C पे फोर्स निकाला किसके कारण, B के कारण, F2 म्यू नॉट अपॉन, अच्छा यहाँ डिस्टेंस की जगह हमने 2R क्यों ले लिया, समझ आया, क्योंकि A से C के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2R,
लेकिन जब बी से सी के लिए निकालेंगे तो आर, आई इंटू आई अपॉन आर एल, सेम वही आ गया। नेट फोर्स निकालेंगे एफ, दोनों को ऐड कर देंगे, लेकिन आपको ये करने नहीं है। अब आपसे क्या करें, करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं। किसमें? ए में। ए में करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं। 2i आई आई ए बी सी। अब ये इसको क्या करेगा? रेपल। कौन? ए सी को क्या करेगा? रेपल। और बी सी को क्या करेगा? अट्रैक्ट। और F1 F2 दोनों इक्वल हैं, ये हम पहले निकाल चुके हैं। यानी नेट फोर्स कितना आ गया सी पर? नेट फोर्स ऑन वायर सी कितना आ गया? F1 माइनस F2 यानी 0। समझ गए? रिवर्स करने के बाद जब हमने ए में करंट को क्या किया है? रिवर्स कर दिया है, तब हमसे नेट फोर्स पूछा है। किस पे? सी पे। नहीं समझे? कोई डाउट? पहले सी पे कितना था? एफ, उससे कोई मतलब ही नहीं। रिवर्स करने के बाद पूछा है, तो हम F1 F2 इक्वल निकाल ही चुके हैं। और जब रिवर्स हो जाएगा तो ए सी को क्या करेगा? रिपल, क्योंकि करंट अपोजिट हो गई है। और बी सी को क्या करेगा? अट्रैक्ट। और दोनों इक्वल है, ये पहले हम निकाल चुके हैं। यानी नेट फोर्स कितना आ गया? 0 रिवर्स करने के बाद। तो इसका जो ऑप्शन है ये नहीं, इसका जो आंसर है वो आपके मार्क्स से मैच करता हुआ है। समझ गया हर्षित? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दो वायर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक ये है एक ये है, टच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से थोड़ा ऊपर रखे हुए हैं। इसमें कितनी करंट है? I1। इसमें कितनी करंट है? I2। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, यानी रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड और रीजन फोर्थ। हमसे पूछा है इन चारों में से किस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा? कहाँ पे? अपवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ पे? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो चारों में निकाल लो। ये 4 रीजन हो गए, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड, रीजन फोर्थ। इन चारों में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। समझ गए? तो रूल नंबर 1 का यूज़ करेंगे कि रूल नंबर 2 का यूज़ करेंगे? 1। जब भी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तुमको बेटा अजीत सुसाइड कर लेना चाहिए, ठीक है? तो जब भी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है तो हम रूल नंबर 1 का यूज़ करते हैं, ठीक है? बाकी हर जगह रूल नंबर 2। हाँ बेटा, कौन आ रहे हैं? रुको।
देखें, तो जब भी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं? रूल नंबर 1। जब भी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है, रूल नंबर 1। बाकी हर जगह रूल नंबर 2। ठीक है, तो पहले इस पे निकालें रीजन फर्स्ट में। फिंगर्स इन द डायरेक्शन, फिंगर्स टुवर्ड्स दैट पॉइंट एट विच डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो फिंगर्स ये हो गई, क्योंकि रीजन 1 में निकालना है ना। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर्स कहाँ आ रहा है? अपवर्ड्स। तो B1 कैसा हो गया? अपवर्ड्स, यानी आउटवर्ड्स। यहाँ पे आउटवर्ड्स कहेंगे, कॉपी पे क्या कहेंगे? अपवर्ड्स। समझ गए? अब I2 के कारण निकालेंगे। क्रॉस फिंगर्स टुवर्ड्स दैट पॉइंट एट विच डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पेन ऐसे लगाएंगे इनवर्ड्स। ठीक है, अब यहां पे निकालो रीजन 2 पे। I1 के कारण डॉट, I2 के कारण डॉट, यही ऑप्शन हो गया। दोनों डॉट हैं, आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। यहां पे निकालें I1 के कारण क्रॉस, I2 के कारण डॉट, तो B1 क्रॉस और B2 डॉट। यहाँ पे निकालेंगे I1 के कारण क्रॉस, I2 के कारण क्रॉस। मैक्सिमम यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम किस डायरेक्शन में है? इनवर्ड्स, यानी डाउनवर्ड्स। कॉपी पे क्या कहोगे? डाउनवर्ड्स। हमसे पूछा है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? अपवर्ड्स। तो किस रीजन में? रीजन 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर, हाँ, बी ऑप्शन सही। ठीक है, क्वेश्चन 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड 10 एम्पियर आर प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। 4 एम्पियर, 10 एम्पियर। फोर एम्पियर, 10 एम्पियर। तो एक में कितनी करंट है? 4 एम्पियर, और दूसरे में कितनी है? 10 एम्पियर। कितने डिस्टेंस पे है? 2.5 सेंटीमीटर। फोर्स पर यूनिट, ये तो फार्मूला बेसिस है। 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, यानी I1 कितना हो गया? 4, I2 कितना हो गया? 10। ठीक है, सेपरेशन कितना दिया गया है? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर, यानी R हो गया आपका 2.5। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। पर यूनिट लेंथ पे फोर्स पूछा है। क्या पूछा है? पर यूनिट लेंथ पे फोर्स। क्या होता है F/L का फॉर्मूला? μ0/2π I1 I2 अपॉन R। ठीक है, μ0/2π कितना हो गया? 2 × 10⁻⁻7। I1 4, I2 10, R 2.5 10⁻²। तो -2 पर जाएगा, +2 हो जाएगा। एक जीरो ले लो, +3, यानी माइनस का कितना हो गया? 4। और 8/2.5, 8/2.5, ठीक है, इंटू 10⁻, कितना आ गया? -4। डिवाइड करेंगे 3.2 आ जाएगा। ये आ गया आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, एक एमीटर है, उसको वोल्ट मीटर की जगह यूज करना है, तो देन वी मस्ट कनेक्ट विद द एमीटर। देखिए, आपको पता है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? ज़्यादा। पहले इसको नोट कर लो। देखें, तो एक एमीटर है और उसको किसकी जगह यूज करना है? वोल्ट मीटर की जगह।
if an emitter is to be used in the place of voltmeter then we must connect with the emitter। तो पहले ऑप्शन सही है, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सुनिए, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? ज़्यादा, ठीक है। अगर हमसे कहते कि एमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करें तो अलग चीज़ था कि हम सीरीज में क्या लगा देते, लोड, यानी वेरी हाई रेजिस्टेंस। लेकिन हमें एमीटर को वोल्टमीटर की तरह यूज़ करना है, वोल्टमीटर की जगह यूज़ करना है। तो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम? इसके पैरेलल में क्या लगा दें, एक वेरी लो रेजिस्टेंस, यानी एमीटर से भी बहुत छोटा रेजिस्टेंस। तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस था अब वो ज़्यादा हो जाएगा इसके कंपेयर में, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वोल्टमीटर से कम करंट पास हो। किससे करंट पास हो? कम से कम, ठीक है। तो हमें एमीटर को किसकी तरह यूज़ करना है? वोल्टमीटर की तरह। तो ये तभी हो सकता है जब हम एक बहुत वेरी लो रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा दें, यानी हम इसका पीडी इससे नाप सकते हैं। नहीं समझे? ठीक है। तो जब वेरी इससे भी बहुत कम, तो जो करंट यहां से चलेगी अब ये वोल्टमीटर की तरह काम करेगा। तो जो करंट यहां से चलेगी ऑलमोस्ट पूरी करंट यहीं चली जाएगी, यानी इसमें जो करंट जाएगी आईजी मान लो वो बहुत कम होगी, ठीक है। एमीटर का रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम होता है, तो हमें इसके पैरेलल में क्या लगाना पड़ेगा? बहुत छोटा रेजिस्टेंस, ताकि ऑलमोस्ट पूरी करंट यहीं से पास हो जाए, यानी जो इसमें करंट जाए वो निग्लेजिबल हो जाए। समझ गए? यानी एमीटर वोल्टमीटर की तरह कब बिहेव करेगा? जब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए। एमीटर का रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम होता है, कैसा होता है? कम। तो ज़्यादा कब होगा? जब उससे बहुत छोटा लगा दो। अब जैसे ये लाइन है, इस लाइन को छोटा करना है, कैसे करेंगे? इससे बड़ी लाइन खींच दो। इस लाइन को अगर बड़ा करना है तो यही किया गया। अब ये ऑलरेडी इसका रेजिस्टेंस कम है, लेकिन हमें इसको ज़्यादा करना है, तो हम इससे छोटा रेजिस्टेंस लगा दें, तो इसका पीडी नाप सकते हैं इससे। समझ गए? अगर कहीं बड़ा रेजिस्टेंस है तो फिर पीडी नहीं नाप पाओगे, फिर सारी करंट क्या होगी? यहीं से पास हो जाएगी। करंट किससे ज़्यादा जाती है? नहीं पता है? जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। नहीं समझे? जैसे अगर तुम्हें तो फिजिक्स की स्पेलिंग में दिक्कत है, भगवान मालिक है, ठीक है। अगर ये 10 ओम है, मान लेते हैं ये एमीटर हो गया 10 ओम, और ये 1 ओम लगा दिया, किससे ज़्यादा करंट जाएगी? 1 ओम से कि 10 ओम से? 1 ओम से। जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें ज़्यादा करंट जाती है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें कम। समझ गए? अगर यहाँ पे 1 ओम के बजाय हमने 1000 लगा दिया होता तो फिर उससे ज़्यादा करंट चली जाती। और हमें एमीटर को किसकी तरह यूज करना है? वोल्टमीटर की तरह, यानी उसमें क्या जानी चाहिए? कम करंट। तो कम करंट तभी जा सकती है जब उससे छोटा रेजिस्टेंस लगा दें। क्वेश्चन समझ आया? हमें एमीटर को यूज करना है किसकी तरह? वोल्टमीटर की तरह। और वोल्टमीटर में से कम करंट पास होनी चाहिए, तो कम करंट तभी पास होगी जब उससे छोटा लगा देंगे, तो सारी करंट यहीं से चली जाएगी, इससे बहुत कम करंट जाएगी। जब भी करंट डिवाइड होती है हमेशा इसी रूल को फॉलो करती है, लो रेजिस्टेंस में हाई करंट, हाई रेजिस्टेंस में लो करंट। तब तो पीडी सेम हो पाता है भाई। जब रेजिस्टेंस कम है करंट ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट कम, तो पीडी दोनों का क्या हो जाएगा? सेम। क्वेश्चन नंबर 9। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए। हाँ, अगर देख इस टाइप के क्वेश्चन करते समय बहुत ध्यान से देखना होता है। अगर आपसे पूछते कि हमें एमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, एमीटर को वोल्टमीटर यूज नहीं करना है, एमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सीरीज में क्या लगाना पड़ेगा? लोड, क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। हमें एमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, एमीटर को वोल्टमीटर की जगह यूज करना है। समझ गए? वोल्टमीटर को एमीटर की तरह यूज करना होता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? उसके सीरीज में लो रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, क्योंकि उसको सीरीज में लगाना है। वोल्टमीटर को किस में लगाया जाता है? पैरेलल में। एमीटर को किस में लगाया जाता है? सीरीज में। समझ गए? तो सीरीज में छोटा रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9। A straight conducting rod
of length L, mass M, suspended in a horizontal plane by a pair of flexible strings in a magnetic field B। ठीक है, चलो देखो, तो ये है एक रॉड, इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया दो स्प्रिंग से, और हम चाहते हैं कि इसमें स्ट्रेस बिल्कुल ना हो। ये जो स्प्रिंग है इनमें स्ट्रेस बिल्कुल ना हो, तो ये कब पॉसिबल है? स्ट्रेस किसके कारण होगा? mg के कारण। भाई mg तो खींचेगी नीचे स्प्रिंग को, हम चाहते हैं स्ट्रेस बिल्कुल ना हो। तो mg अगर नीचे लग रहा है तो IBL कहाँ लगना चाहिए? ऊपर। करंट फ्लो हो रही है ना इसमें, और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ ये, समझ गए? तो IBL की वैल्यू अगर mg के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो स्प्रिंग बिल्कुल नहीं खींचेगी। समझ गए? फॉर नो स्ट्रेस इन द स्प्रिंग्स, अगर आप चाहते हैं कि स्प्रिंग में बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो, ठीक है, तो IBL की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? mg के। हमसे पूछा क्या है? I mg/BL। IBL साइन थीटा होता है, यहाँ परपेंडिकुलर है, थीटा 90 हो जाएगा, IBL हो गया। ठीक है, कोई डाउट? हाँ, एसर्शन और रीजन, क्वेश्चन नंबर 10। एसर्शन और रीजन के जो क्वेश्चंस हैं इसको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, the deflecting torque acting on a current carrying loop is 0 when its plane is perpendicular to the direction of magnetic field। सही है। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होता है? मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जब लूप परपेंडिकुलर होगा, लूप कैसा होगा? लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के कैसे होगा? परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि यही बी वेक्टर हो गया और यही मैग्नेटिक एक्सिस हो जाएगी, यानी ए वेक्टर। आप ये भी कह सकते हो बी वेक्टर ए वेक्टर के बीच का एंगल है। किसके बीच का एंगल है? बी वेक्टर और ए वेक्टर। 0 डिग्री हो गया। ठीक है, जब लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है तो थीटा कितना होता है? 90 डिग्री, क्योंकि ये मैग्नेटिक एक्सिस और ये मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? परपेंडिकुलर तो 0, तो एसर्शन करेक्ट। और जब थीटा 0 हो जाएगा तो टॉ भी 0 हो गया। देखिए ऑन इंक्रीज 10th वाला देख रहे हैं हम लोग। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप is 0 when its plane is perpendicular to the direction of magnetic field। सही है। रीजन देखो, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द डॉट, नहीं गलत, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी। रीजन करेक्ट है, एसर्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन सी। अगर रीजन एसर्शन भी गलत होता तो डी हो जाता। समझ गए? 11th देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? देखो करंट सेंसिटिविटी, पहले करंट सेंसिटिविटी NAB/C, और वोल्टेज सेंसिटिविटी NAB/CR। अब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं तो कंफर्म है SI बढ़ेगा, कंफर्म है। लेकिन SV बढ़े ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो वायर भी तो बढ़ेगा। हमारे तो पहले 50 टर्न थे, अब तुमने 60 कर दिए, तो जब 60 टर्न करोगे तो 10 टर्न का वायर नहीं बढ़ गया, और वायर बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा? रेजिस्टेंस। तो N बढ़ाने पे SI बढ़ेगा, ये कंफर्म है।
लेकिन SV बढ़ेगा ये कंफर्म नहीं है, बढ़ भी सकता है और नहीं भी। वो डिपेंड करेगा कि जो आप कॉइल लपेट रहे हो उसका एरिया कितना है, यानी एक कॉइल में एक टर्न में कितना वायर यूज हो रहा है, समझ गए। तो ये तो कंफर्म है कि N बढ़ेगा, और जिस रेशियो में N बढ़ा है अगर उसी रेशियो में क्या बढ़ गया R, तो SV पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। तो SV बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता, जरूरी नहीं बढ़े, ठीक है। हाँ, N बढ़ाने से SI बढ़ेगा ये कंफर्म है, लेकिन SV जरूरी नहीं बढ़े, बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। तो देखिए क्या ऑप्शन है, देखिए सही है, असर्शन करेक्ट है। ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी जरूरी नहीं वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हो। रीजन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेज ऑन द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे, जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे वायर बढ़ेगा, जब वायर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। 12 यानी कौन सा ऑप्शन हो गया 11th का, ए। 12th, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर वी मस्ट कनेक्ट अ सुटेबल हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो एमीटर की रेंज बढ़ानी है तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं, गलत है, क्योंकि एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए पैरेलल में क्या लगाते हैं, शंट, समझ गए। उसमें क्या लगा रहे हैं सीरीज में, रेजिस्टेंस। द एमीटर विथ इंक्रीज रेंज शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। असर्शन भी रॉन्ग, रीजन भी रॉन्ग, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। असर्शन क्यों रॉन्ग है समझ आया। अगर हमें एमीटर की रेंज बढ़ानी है तो हमें उसके पैरेलल में क्या करना पड़ता है, लो रेजिस्टेंस, शंट, नहीं समझे। वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, सीरीज में लोड, ठीक है। 13, हायर द रेंज लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर। हायर द रेंज लोअर द रेजिस्टेंस, हाँ सही है, जितना कम एमीटर का रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा रेंज, सही है। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर एडिशनल शंट इज एडेड इन सीरीज, ये गलत है, पैरेलल में लगाते हैं। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, यानी ऑप्शन सी। 14, डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी डेफिनेशन पूछी है, फाई अपॉन आई, फार्मूला भी प्रूव करेंगे। 15, राइट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, वो प्रिंसिपल, हाँ नहीं, फोर्स कपल ऑन अ करंट लूप इन द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। गैल्वेनोमीटर is based on the principle of force couple on a current loop in the radial magnetic field। पहली लाइन पढ़ो MCG की कॉपी से, MCG की पहली लाइन। यही तो बोल रहे हैं और यही पूछा गया है, तो बताने से कोई फायदा हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल। अच्छा, एम्पियर की डेफिनेशन ये भी लिखाई हमने। 17, इज द स्टेडी करंट इज द ओनली सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जस्टिफाई योर आंसर। स्टेडी करंट का मतलब डीसी, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए केवल डीसी ही जरूरत होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड केवल डीसी के द्वारा ही प्रोड्यूस हो सकता है? नहीं, डीसी के द्वारा, जैसे ये वायर है, आपने करंट फ्लो की, चाहो तब क्या प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो ओनली सोर्स थोड़ी ना है ये, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जो चार्ज मूव करता है, क्या मूव करता है, चार्ज, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज, वो भी तो करंट प्रोड्यूस करता है। सोर्स है ये, लेकिन ओनली सोर्स नहीं है, नहीं समझे आप। जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जब कोई चार्ज मूव करता है तो उसके अराउंड भी क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अल्टरनेटिंग करंट भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बस वो बात अलग है कि अल्टरनेटिंग करंट कौन सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वेरिएबल। हाँ, क्योंकि जब करंट वेरी करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा।
ठीक है। तो स्टेडी करंट इज नॉट ओनली सोर्स, स्टेडी करंट इज द सोर्स बट नॉट ओनली सोर्स। समझ गए? तो ये जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं ये थ्योरी वाले हैं, ठीक है। इनको ट्राई कर लेना, बाय चांस कोई ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। तो कल हम देखेंगे अगले टॉपिक की, अगले चैप्टर की थ्योरी। जो ना आएगा उसको पूछ लेना, ठीक है। तो आज इतना रखेंगे।